तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, ये आपका एक नया क्लास है न्यू सीरीज का, जिसमें हम लोग कंप्लीट छापा कला को समझेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने विज्ञापन कला को पूरा कवर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। और ये ऐसे मिसलिनियस टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन परीक्षा में इनसे सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर ये गलत हो जाते हैं। जो मेजर टॉपिक्स है वो तो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो माइनर टॉपिक्स है ये छूट जाते हैं और इनसे भी परीक्षा में सवाल आते हैं, और यही सवाल गलत होते हैं जो परीक्षा में आपको बाहर कर देते हैं। तो इसलिए जो ये माइनर टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, और ये एनबीएस केबीएस एलटी टीजीटी नेट सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हो, चाहे हरियाणा का परीक्षा हो, जो हरियाणा ये स्टेट का परीक्षा होता है, या बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, हर जगह कला अध्यापक की परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे, छापा कला को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को देखेंगे कि छापा कला का बेसिक क्या है, और उसके बाद में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सामान्य तौर पर छापा का मतलब क्या होता है? छाप छोड़ने की कला को ही छापा कला कहा जाता है। ठीक है ना, छाप छोड़ने की कला को ही छापा कला कहा जाता है। यानी कि कहीं पर किसी चीज की छपाई की जाए तो उसको ही छापा कला कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही चित्र की कई प्रतियां तैयार करना है। ठीक है ना, जैसे जब पेंटिंग बनाई जाती है तो पेंटिंग आमतौर पर एक ही बनती है, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज बना लिया जाए जिससे उसी पेंटिंग को हम कई प्रति में बना सकें तो उसको छापा कहा जाता है। और छापा कला का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। आज जो पंपलेट पोस्टर आपको देखने को मिलते हैं, ये सब छापा कला के ही उदाहरण है। ठीक है ना, जो छापा कला है ये मुख्य रूप से इसमें चार विधियां होती हैं, यानी कि चार अलग अलग तरीके से छापा कला की जा सकती है। उनको भी हम लोग समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहला क्या है, उसको कहा जाता है रिलीफ प्रिंटिंग। क्या कहा जाता है? रिलीफ प्रिंटिंग। आसान उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझना है तो जो मुहर आप देखते हैं, स्टैम्प देखते हैं, वो रिलीफ प्रिंटिंग का ही एक उदाहरण है। ठीक है ना, रबर स्टैम्प जो होता है जिससे मुहर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक रिलीफ प्रिंटिंग का ही उदाहरण है। अब इसका प्रक्रिया क्या होता है? जैसे ऑफिस की मुहर में अक्षर उभरे हुए होते हैं, वैसे ही इसमें कलाकार लकड़ी या रबर को काट कर बाकी हिस्से को निकाल देता है और केवल उभरे हुए हिस्से पर स्याही लगता है, और वही स्याही कागज में छप जाता है। इसको कहते हैं रिलीफ प्रिंटिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, उभरे हुए भाग से छपाई की जाती है। रिलीफ प्रिंटिंग में क्या होता है, उभरे हुए भाग से छपाई की जाती है, यानी कि जो जरूरी भाग है उसको उभार लिया जाता है, बाकी भाग को काट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, अब इसकी जो प्रकार है, जैसे वुड कट, यानी कि लकड़ी को काट करके, जब वुड कट रिलीफ किया जाता है तो लकड़ी को काट करके उभरे हुए भाग जितना जरूरत होता है उतना उभार लेते हैं, और केवल उस पर ही सही लगती है और उसको फिर छाप दिया जाता है। लिनो कट, यह भी रबर जैसा ही एक पदार्थ होता है, तो इसमें भी वही उभरे हुए भाग से भी, इसमें जो उभरे हुए भाग से ही इसमें भी प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है ना, याद क्या रखना जो सबसे जरूरी चीज है, जो उभरा है वही छपेगा। तो रिलीफ प्रिंटिंग का जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है साथियों, जो उभरा है वही छपेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दूसरा है इंटेग्लियो। दूसरा क्या है? इंटेग्लियो। इंटेग्लियो क्या होता है, पहले आसान भाषा में इसको देखेंगे। आपके घर की जो नेम प्लेट जो आपके घर के बाहर लगी होती है, या स्टील के बर्तन पर खुदा हुआ नाम, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंटेग्लियो का। ठीक है ना, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसमें धातु की प्लेट पर सुई या एसिड से गड्ढे या खांचे बनाए जाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि जो धरातल है वो क्या है, वो तांबा या जस्ता, यानी कि जो है धातु है, तो धातु पर सुई के माध्यम से, जो एकदम महीन सुई होती है उससे खींच दिया जाए, या एसिड के माध्यम से, एसिड के माध्यम से भी उसमें दरारें बन सकती हैं। ठीक है ना, तो एसिड के माध्यम से या सुई के माध्यम से गड्ढे या खांचे बनाए जाते हैं। स्याही उन गड्ढों के अंदर भरी जाती है और ऊपर की सतह पर साफ कर दी जाती है। जब मशीन से जोर से दबाया जाता है तो कागज उन गड्ढों की स्याही को खींच लेता है और इस प्रकार एक छापा तैयार हो जाता है। तो रिलीफ प्रिंटिंग में उभरे हुए भाग से हो रहा था, यहां पर खुदे हुए भाग से छपाई होगी। तो इंटेग्लियो और रिलीफ में क्या अंतर है ये आपको ध्यान देना है।
अब इसके प्रकार में देखेंगे तो इसमें एचिंग एक प्रकार है, इक्वा टिंट एक प्रकार है और विस्कोसिटी एक प्रकार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है जिसको समझना है। सबसे पहले एचिंग और इक्वा टिंट को समझते हैं। तो दोनों में एसिड का प्रयोग होता है, दोनों में जो आकृति बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? एसिड से। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है। एचिंग और इक्वाटेंट दोनों में आकृति बनाने के लिए किसका? एसिड का प्रयोग किया जाता है। एचिंग का उपयोग बारीक रेखाओं को बनाने के लिए होता है। जो बहुत महीन रेखाएं होती हैं उनको बनाने के लिए एचिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि इक्वाटिंट का उपयोग चित्र में छाया या शेडिंग और टेक्सचर लाने के लिए किया जाता है। तो दोनों का काम लगभग एक ही है, लेकिन बस वो किस तरीके से प्रदर्शित होंगी उसमें अंतर है, ठीक है ना। इक्वाटिंट में रेजिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इक्वाटिंट में रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब जो विस्कोसिटी है ये क्या? ये थोड़ा सा अलग है इनसे। विस्कोसिटी का प्रयोग आमतौर पर रंगीन, जैसे आप देखते हैं कि मल्टी रंग की चीजों को छापने के लिए किया जाता है, और इसमें एक विज्ञान काम करता है। जैसे तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर होता क्या है देखेंगे, सॉरी, तेल पानी नहीं होगा, इसमें क्या है, तेल पानी पद्धति का प्रयोग दूसरे में किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। विस्कोसिटी में क्या होता है साथियों, इसमें सघनता देखी जाती है, ठीक है ना, इसमें घनत्व देखा जाता है। विज्ञान का प्रयोग होता है, लेकिन तेल पानी का यहां पर नहीं होगा, आगे हम लोग देखेंगे जब वो लिथोग्राफी में आएगा। यहां पर क्या होता है कि घनत्व का प्रयोग किया जाता है, और घनत्व का प्रयोग कर करके जैसे एक स्याही बनाई गई तो उसमें तेल की मात्रा ज्यादा है और दूसरे में तेल की मात्रा कम है, यानी कि एक को गाढ़ा बना दिया गया, एक को पतला बना दिया गया। तो इस तरीके से एक ही पदार्थ पर अलग अलग घनत्व के स्याही का प्रयोग कर करके कई रंग की जो है प्रिंट एक साथ तैयार किए जाते हैं। तो ये किसमें होता है? विस्कोसिटी में होता है। और इसको जो है कृष्ण रेड्डी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका जो है प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने पेरिस के एटलियर 17 में इसे विकसित किया था। तो विस्कोसिटी के पितामह भी कहे जाते हैं कृष्णा रेड्डी। इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, और विस्कोसिटी भी एक प्रकार का क्या है? इंटेग्लियो ही है, लेकिन इसमें स्याही के अलग अलग घनत्व यानी कि अलग अलग डेंसिटी वाले स्याही का प्रयोग करते हैं, जिससे एक दूसरे में मिलते भी नहीं है, अलग अलग रह जाते हैं, और इनसे फिर एक रंगीन छापा तैयार किया जाता है। अब यहां पर याद रखने की क्या बात है, इंटेग्लियो में आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि यहां पर जो गहरा है वही छपेगा। रिलीफ में क्या था? जो उभरा है वो छपेगा, और इंटेग्लियो में क्या होगा? जो गहरा है वो छपेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी, ये जो तेल पानी वाला मैंने भी आगे इससे पहले बोल दिया था एक बार। तो यहां पर भी विज्ञान का ही एक तरीके से प्रयोग है। जैसे पानी पर तेल जो है तैरता रहता है, और ये घनत्व का एक सामान्य सा नियम है। तो देखेंगे यहां पर इसमें सतह ना तो उभरी होती है और ना ही धसी हुई होती है, एकदम सपाट होती है। प्लेनोग्राफी या इसी को लिथोग्राफी कहा जाता है, ठीक ना। यह तेल और पानी के ना मिलने के सिद्धांत पर काम करती है। पत्थर पर चिकनाई, क्योंकि इसका जो धरातल होता है वो क्या होता है? पत्थर होता है, एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो पत्थर पर चिकनाई से चित्र बनाया जाता है, यानी कि ग्रीस से चित्र बनाया जाता है, और फिर पानी डाला जाता है। स्याही केवल चिकनाई वाले हिस्से पर चपक जाती है और उसी से छापा तैयार किया जाता है। यानी कि यहां पर क्या है, किसका सिद्धांत काम कर रहा है? वही तेल और पानी का सिद्धांत काम कर रहा है। तो ऐसी छपाई लिथोग्राफी या ऑफसेट में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या, राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले भारत में लिथोग्राफी का प्रयोग किया था, और इस विधि से उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बहुत सारे बनाए और उनको घर घर तक पहुंचाया। क्योंकि पेंटिंग को बनाना और उसको बेचना बहुत महंगा होता था, जब लिथोग्राफी आ गया तभी जाकर के पेंटिंग सस्ती हुई और वो सामान्य जन के घर तक पहुंचने लगी, ठीक है ना। तो लिथोग्राफी ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। 1894 में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना जो है राजा रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में किया था। कहां पर? घाटकोपर मुंबई में इसकी स्थापना जो है राजा रवि वर्मा ने की थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन क्या होता है?
तो इसका आसान उदाहरण क्या है, स्टेंसिल या टी शर्ट प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो ये कपड़े के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, एक बारीक कपड़े, सिल्क के कपड़े को फ्रेम पर कसा जाता है, जहां रंग नहीं चाहिए वहां कपड़ा बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है और हम चाहते हैं कि इस बीच में क्या हो जाए, रंग भर जाए, बाकी जगह खाली रहे, तो जो बाकी बची हुई जगह है इसको हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर स्याही हम गिराएंगे या छानेंगे, जो भी करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर तो रंग छप जाएगा, लेकिन जो बाकी जगह बची हुई है इस पर क्या होगा, सादा रह जाएगा। तो यही जो है सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन में होता है। फिर कपड़े के ऊपर स्याही डाली जाती है, जो खुले हुए छेदों से छन करके नीचे कागज या टी शर्ट पर छप जाती है, ठीक है ना। इसको स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता है, और इसमें जो है छानने की प्रक्रिया होती है। तो ये 4 प्रकार हैं जिससे छापा कला तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में छापा कला से संबंधित पूछी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहला देखेंगे, छापा कला का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये 6ठी शताब्दी में कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है ना। विश्व की सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक का नाम क्या है, तो ये है हीरा सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, डायमंड सूत्रा, और ये 9वीं सदी में 868 एडी में जो है ये पुस्तक छपी थी, हीरा सूत्र, ठीक है ना। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां लगा, तो ये 1556 में लगा, कहां पर, गोवा में लगा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा इसको लगाया गया था। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की, तो ये पुर्तगाली मिशनरियों ने किया था। इन्होंने हालांकि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया था, ताकि ये छापा आसानी से बना पाए, ठीक है ना। प्रिंट मेकिंग में एडिशन का क्या अर्थ है, तो एक ही मास्टर प्लेट से तैयार चित्रों की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है, एडिशन कहा जाता है। जैसे आपको किताबों के एडिशन मिलते हैं, ये 3rd एडिशन है, 4th एडिशन, तो वही सामान्य से इसका मतलब होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब रिलीफ प्रिंटिंग से कुछ सवाल देखेंगे। तो वुड कट तकनीक का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण कहां से मिलता है, तो ये चाइना से मिलता है। लिनो कट में किस सामग्री का उपयोग होता है, तो लिनोलियम सीट का होता है, बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, रबड़ जैसा होता है, मैंने शुरुआत में बताया भी था। तो यह भी जो है रिलीफ प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, लिनो कट सीट का, ठीक है ना, लिनो कट सीट का। नंदलाल बोस ने बहुत प्रयोग किया है इसमें। देखेंगे, दांडी मार्च, इसको लिनो कट माध्यम में इन्होंने बनाया था। प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है, तो ये नंदलाल बोस का है। रिलीफ प्रिंटिंग में स्याही कहां लगाई जाती है, तो सतह के उभरे हुए भाग पर। ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं जब ये पता नहीं होता कि रिलीफ में क्या होता है, उभरा होता है, इंटेग्लियो में गहरा होता है, ठीक है, लिथोग्राफी में सपाट होता है, सिल्क स्क्रीन में कपड़ा होता है। तो ये अंतर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वुड इनग्रेविंग के लिए किस प्रकार की लकड़ी श्रेष्ठ होती है, तो ये बॉक्स वुड इसे कहा जाता है, ये सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब इंटेग्लियो से संबंधित सवाल देखेंगे हम लोग। इंटेग्लियो तकनीक में स्याही कहां भरी जाती, तो सतह के निचले या धंसे हुए भाग में। हमने नीचे लिख दिया था इंटेग्लियो में कि इंटेग्लियो में छपाई किससे होती है, धंसे हुए भाग से, और रिलीफ में क्या होता है, रिलीफ में उभरे हुए भाग से होता है। एचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको अम्ल लेखन कहते हैं। एचिंग हो, एक्वाटेंट हो, या आपका विस्कोसिटी हो, इन सब में जो है आप देख रहे हैं कि क्या इंटेग्लियो है। एचिंग में और इक्वाटेंट दोनों में क्या होता है, इन दोनों में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एचिंग में किस अम्ल का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड का प्रयोग सबसे ज्यादा, बड़ा हार्ड ये जो है एसिड होता है, ये बिल्कुल धातु की प्लेट को भी काट देता है। तो एचिंग में किस एसिड का प्रयोग होता है, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। एक्वाटिंट तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है शुरुआत में हमने देखा था अंतर में, जो है एचिंग और एक्वाटिंट में क्या अंतर है। एचिंग क्या है, बारीक रेखाओं को बनाने के लिए होता है, और एक्वाटिंट का काम क्या होता है, ये छाया उत्पन्न करता है, क्या छाया उत्पन्न करता है। विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए कौन सा भारतीय कलाकार विश्व प्रसिद्ध है, तो ये कौन है, कृष्णा रेड्डी, ठीक है ना। मेजो टिंट का आविष्कार किसने किया, तो लुडविग वान सीजेन ने जो है मेजो टिंट का क्या किया था, आविष्कार किया था। आगे बढ़ेंगे,
ड्राई पॉइंट में किस औजार का प्रयोग होता है? तो स्टील या हीरा युक्त सुई का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब ये वही सुई है जो खुरच कर करके जो है आकार धातु की प्लेट पर बनाती है। ब्यूरन किस विधा का मुख्य औजार है? तो इनग्रेविंग का ये मुख्य औजार है क्या? ब्यूरन। ठीक है ना। नक्काशी में प्लेट पर क्या लगाया जाता है? तो ग्राउंड इस पर लगाया जाता है। ये क्या होता है? एसिड रेजिस्टेंट वैक्स होता है, एक प्रकार का मोम होता है। एक्वाटेंट में किस पाउडर का प्रयोग होता है? तो रेजिन पाउडर का या डामर पाउडर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब लिथोग्राफ से संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो एयास सेनफेल्डर ने इसका जो है आविष्कार किया था। लिथोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तेल और पानी का आपस में ना मिलना। भारत में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस कहां स्थापना की? तो घाट गोपर मुंबई में 1894। लिथोग्राफी के लिए सबसे अच्छा पत्थर कहां से पाया जाता है? तो ये बवेरिया का पत्थर है और ये जर्मनी से पाया जाता है। बवेरियन पत्थर का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। ये सब सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ओलियोग्राफ क्या है? तो ये रंगीन लिथोग्राफ को ही ओलियोग्राफ कहा जाता है। लिथोग्राफी पत्थर को साफ करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसके लिए कार्बोरेंडम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेंडम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे सिल्क स्क्रीन छपाई, सेरीग्राफी। सेरीग्राफी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। सेरीग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कार्ल जिग्रोस ने किया था। किसने? कार्ल जिग्रोस ने इसका पहले प्रयोग किया था। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्याही को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस जो है स्क्वीजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। स्क्वीजी या स्क्वीजी कहा जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्क स्क्रीन के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो ये नायलॉन या सिल्क के कपड़े का प्रयोग सिल्क प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे जो उपकरण है या शब्दावलियां, इनसे प्रश्न बनता है। जैसे ब्रेयर क्या? तो ब्रेयर क्या है? स्याही फैलाने वाला बेलन, रोलर। स्याही फैलाने वाले बेलन को ब्रेयर कहा जाता है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है पैदा करता है। रजिस्ट्रेशन का आमतौर पर मतलब क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म भरते तो वहां पर रजिस्ट्रेशन आपका होता है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मतलब दूसरा है। बहुरंगी छपाई में रंगों का सही तालमेल जो है प्रिंटिंग में रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है ना, कि सही तरीके से रंग का उपयोग किया जाए। प्रूफ किसे कहते हैं? तो मुख्य छपाई से पहले निकाला गया कच्चा प्रिंट क्या है? ये प्रूफ कहलाता है। प्लेट मार्क किस तकनीक में दिखाई देता है? इंटेग्लियो में। ठीक है ना। स्टेंसिल का प्रयोग किसमें होता है? तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे प्रमुख कलाकार और उनकी कलाकृतियां जो छापा कला से संबंधित है। जैसे सोमनाथ होर किस तकनीक के लिए जाने जाते हैं? तो ये पल्प प्रिंट के लिए, कागज की लुगदी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। वुड्स सीरीज किस कलाकार की है? तो सोमनाथ होर की है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुपम सूद किस विधा की प्रसिद्ध कलाकार? तो ये ग्राफिक एचिंग के हैं। किसके? एचिंग के हैं। केजी सुब्रमण्यम ने किस माध्यम में अधिक काम किया? तो सेरीग्राफी में, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। सनतकर किस तकनीक के लिए जाने जाते हैं? तो वुड इंटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। मुकुल चंद्र डे क्यों प्रसिद्ध है? भारत में एचिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए। भारत में एचिंग के जो है आरंभकर्ता भी यही माने जाते हैं। जगमोहन चोपड़ा ने किस ग्रुप की स्थापना की? तो ग्रुप 8 की स्थापना किया था और ये ग्राफिक कलाकारों का समूह था। विल्सन हर्ले ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। किसका? ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार किया। और ये सब किससे संबंधित है? ये सब छापा कला से संबंधित है। तो इस प्रकार साथियों, इस छोटे से क्लास में हम लोगों ने छापा कला को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जितने भी सवाल छापा कला से बनते हैं आमतौर पर आपकी यहां से सही हो जाएंगे और आपकी समझ जरूर छापा कला में बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लास पसंद आया होगा। न्यू सीरीज अगर आपको पसंद आ रही तो आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं। आपके लाइक और कमेंट से ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा। ठीक है ना।
ये अभी दूसरी ही क्लास है इस न्यू सीरीज में, जहां पर हम ऐसे ऐसे टॉपिक को पकड़ रहे हैं जहां से परीक्षा में सवाल आता है लेकिन आपसे गलती हो जाता है क्योंकि आपका ध्यान कम जाता है। जो मेजर टॉपिक है उस पर सारे टीचर जो है क्लास करवाते हैं, मैं भी कराता हूँ, लेकिन जो माइनर टॉपिक है ये कई बार अछूते रह जाते हैं, छूटे रह जाते हैं, नदारद रह जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से तैयार करने की जरूरत है, ताकि जो भी आप कला की परीक्षाएं आपको देना, केबी देना हो, एनबीएस देना हो, टीजीटी देना हो, डीएसएसबी देना हो, बीपीएससी देना हो, एस्टेट देना हो, तो हर जगह पर यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें इतना ही। आप लोग अपनी राय क्लास का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।